हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि मॉर्निंग को 6 बजे डेली मिलते हैं यहाँ पर। और एक्चुअली इस संडे आपसे मुलाकात नहीं हुई क्योंकि कुछ रीज़न थे। कभी-कभी कुछ रीज़न हो जाते हैं, लेकिन कोशिश की जाएगी कि आपके जो क्लासेस हैं एडवांस में रिकॉर्ड कर दी जाए, ताकि आपको संडे कभी ऐसा हो तो आपको उस दिन भी क्लास मिल जाए। तो कोई नहीं, कभी-कभार तो होता है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट था कि संडे को भी क्लास नहीं हो पाया। लेकिन संडे को भी हम मंडे टू संडे क्लास डेली होती है इसकी। और आज कहीं न कहीं आज से जो आपकी जो शुरुआत होने वाली है, थोड़ा कुछ अंदाज़ अलग होगा। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास मेल्स आए जब से हम अपने एक मेल आईडी में जब से मतलब शेयर किए उसके बाद से। तो मेरे पास बहुत सारे मेल्स आए कि नोट्स कैसे बनाएँ करंट अफेयर्स के, है ना? तो इसके रिगार्डिंग हमने आपके लिए थोड़ा बहुत बोथ लेके चलेंगे, मिक्स ऑफ थिंग्स, यानी कि आप थोड़ा बहुत जो पीडीएफ फॉर्मेट में और थोड़ा बहुत हैंड रिटन के जो नोट्स होते हैं ना वो भी, यानी साथ में आपके साथ हम कुछ लिखने वाले हैं। क्योंकि पीपीटी में कुछ लोग ये भी कहे सर पीपीटी में बहुत कुछ लिखा होता है। वैसे मेरे पीपीटी में बहुत कम लिखा होता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपके पास जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर बिल्कुल एक सटीक और एक एक होता है ना कि बिल्कुल लिमिटेड टर्म्स कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ में, ठीक है? तो चलिए सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। और ये पूरा दिसंबर, और एक चीज़, हाँ, कि एक सवाल ये भी निकल के आ रहा है कि सर अब ये बताइए कि अगर आप इसमें लिखेंगे तो डेली पीडीएफ ये मिलेंगे? इसके डेली पीडीएफ के लिए ना आपको आप ये एक काम ये कर सकते हैं अपनी साइड से। नहीं तो करेंगे तो हमको तो करना ही पड़ेगा कि जो भी यहाँ पर अभी हम कुछ लिखने वाले हैं, कुछ बताएँगे भी, ठीक है? एक टॉपिक के रिगार्डिंग, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हर दिन आप मान के चलिए कि 4 से 5 टॉपिक होंगे, 6 टॉपिक, ठीक है? 6 टॉपिक, तो 6 टॉपिक के लिए आपको 6 स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं है। तो 6 स्क्रीनशॉट खुद हम भी लेंगे, तो ऐसे में जो टॉपिक क्लियर करेंगे, उसको हम साइड थोड़ा हट जाएँगे, उसके बाद आप ले सकते हैं, ठीक है? एक ऑप्शन ये है, नहीं करेंगे तो इसके लिए हम खुद इसको करके अपने वीडियोज़ को देख के कर लेंगे, एक ये तरीका है ना? क्योंकि जो भी यहाँ पे पीडीएफ को हमें लिखेंगे, वो चीज़ें आज लिखेंगे, कल खत्म हो जाएगी। इसके लिए या तो आप साथ में लिखिए, नोट्स आपको मिल जाएँगे स्क्रीनशॉट, ठीक है? चलिए, तो एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि मॉर्निंग का टाइम है, थोड़ा सेशन को शेयर कर सकते हैं। और जिस तरीके से थोड़ा बहुत आप लोग एग्ज़ाम जैसे सामने आ रहा है, उस तरीके से हमें लग रहा है आप लोग थोड़ा ढीले पड़ गए। तो ढीला नहीं पड़ना है अभी इस टाइम में, क्योंकि 1 फरवरी यानी कि ये वो डेट है जिस टाइम में नोटिफ़िकेशन आएगा यूपीएससी का। और ये ऑलमोस्ट 3 वीक तक होता है फॉर्म भरने की डेट। और फॉर्म जैसे भरने की डेट अनाउंस होता है, तो उसके बाद से एक प्रेशर बन जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि ये दिसंबर और ये आपका जनवरी, 2 मंथ के लिए हम लोग थोड़ा बहुत इंटीग्रेटेड वे में, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए हम दोनों फोकस करेंगे। लेकिन इसके बाद यानी फरवरी के 1 फरवरी से पूरा फुल्ली फोकस होगा हमारा प्रीलिम्स के लिए। तो जो भी कंटेंट यहाँ देखेंगे, जो भी क्वेश्चंस करेंगे या फिर जो भी हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स करेंगे, तो वो बिल्कुल प्रीलिम्स ओरिएंटेड होना चाहिए, है ना? चलिए, तो सबसे पहला जो आर्टिकल्स है सीबीडीसी के बारे में, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी के बारे में, क्यों अभी खबरों में है। और थोड़ा अंदाज कुछ अलग होगा। अंदाज कैसा होगा? अंदाज कुछ अलग इस तरीके से होगा कि आपको यहाँ पर जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट, और थोड़ा बाइलिंगुअल लेके चलेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि थोड़ा बहुत इंग्लिश मीडियम के हैं, तो उनके लिए भी, और जो हिंदी मीडियम के हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा कुछ आसानी हो, है ना? चलिए, तो सीबीडीसी इसके रिगार्डिंग हम लोग पहले भी चीजें हम लोग बात कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो अभी ये कॉन्टेक्स्ट में क्यों है? अभी ये कॉन्टेक्स्ट में इसलिए क्योंकि इसके पहले जो लॉन्च हुआ था सीबीडीसी एक पायलट बेसिस पर। पायलट बेसिस क्या होता है? यानी टेस्ट के लिए, सिंपल सी बात है। तो टेस्ट के लिए होलसेल के लिए, यानी होलसेल जो मार्केट होता है उसके लिए लॉन्च हो चुका था, है ना? अभी जो लॉन्च हुआ है 1 दिसंबर को, यानी कि 1 दिसंबर को ये जो लॉन्च हुआ है 2022 को, ये आपका लॉन्च हुआ है रिटेलर के लिए, रिटेलर के लिए, ठीक है? यानी खुदरा जो बोलते हैं, खुदरा विक्रेता, यानी कि आपके लिए, हमारे लिए, शॉपकीपर जो होते हैं, यानी उसके लिए। तो रिटेलर्स मतलब वही हो, खुदरा के लिए। तो रिटेलर्स के लिए अभी हुआ है। होलसेल के लिए अक्टूबर के टाइम में जब ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो अक्टूबर का आई थिंक कि 28-29 के आसपास डेट होना चाहिए। तो उस टाइम में ये लॉन्च हुआ था, है ना? होलसेल के लिए। अभी रिटेलर के लिए हुआ है। और पूरी कहानी समझते हैं कि सीबीडीसी से क्वेश्चन बनते हैं। आपके प्रीलिम्स में इस बार क्वेश्चन डेफिनिटली बनने वाले हैं, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम क्यों ना हो।
तो इसका बेसिक समझते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना? जहाँ से बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि इसके पहले जब हम डिस्कस किए थे, तो उस टाइम मेरे पास में पीपीटी फॉर्म था, लेकिन आज पीपीटी फॉर्म नहीं है। आप मेरे साथ ही नोट्स बनाएँगे, और क्योंकि नोट्स जो है एक सटीक होगा, सिंपल होगा और क्रिस्प होगा, ठीक है? तो इसके रिगार्डिंग चलिए। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि सीबीडीसी का जो फुल फॉर्म है, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी, ये इसका फुल फॉर्म है। या फिर इसको आप बोल सकते हैं कि डिजिटल मुद्रा, ई करेंसी बोल सकते हैं, है ना? इसको आप ई करेंसी भी बोल सकते हैं, ई करेंसी बोल सकते हैं ना, ई करेंसी, या डिजिटल मुद्रा बोल सकते हैं, या फिर डिजिटल मुद्रा ही बोल सकते हैं, है ना? अब एक सवाल ये निकल के आता है कि ठीक है, और जो मतलब प्रीलिम्स से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो सीबीडीसी है वो किस टेक्नोलॉजी पर ये काम करेगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, ये पहले ही बोल चुके हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। अब ना कुछ सवाल दिमाग में आपके निकल रहे होंगे कि सर ये तो आपने बता दिया, ये तो बताइए कि ये जो है ना, क्या इसका कुछ अकाउंट होगा, क्या इसमें कुछ अकाउंट खोले जाएंगे, क्या होंगे क्या नहीं होंगे, किस तरीके से होंगे, थोड़ा कुछ जो प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली बात ये है कि सीबीडीसी यानी कि इसको आरबीआई ने लॉन्च किया है, यानी कि आरबीआई आरबीआई के कंट्रोल में है, निगरानी में है। तो हम ये कह सकते हैं ये एक लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर मतलब क्या होता है? लीगल टेंडर मतलब होता है कि आप आप नोट, अगर आपके पास कुछ नोट होगा, कुछ करेंसी होगा, तो आप उसमें देखिए लिखा होता है, मैं धारक को समथिंग जो रुपीज है वो देने की का एक वादा करता हूँ। क्या मतलब हुआ इसका? इसमें ये चीजें लिखी होगी, यानी कि वो चीजें लीगल टेंडर है। यानी सिंपल सी बात है, अगर आप कोई चीज खरीदते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, उसके बदले आप कुछ पैसे देंगे, है ना? तो अगर उसके बदले अगर आपकी इच्छा हुई कि इसके बदले कुछ हम देते हैं, कुछ पत्ते के टुकड़े दे देते हैं उसको, क्या वो लेगा? या इसके बदले कुछ और चीज देते हैं, उसके बाद आप मोबाइल देते हैं, मे बी मोबाइल वो ले ले, है ना? या ना ले। सपोज कीजिए उससे हम 1000 का कुछ सामान खरीदे किसी शॉपकीपर से, और वो उसे हमने 1000 रुपये का एक मोबाइल है, तो वो हम देना चाह रहे हैं उसे, वो नहीं लेगा, ले भी सकता है, ऐसा भी होगा। तो यहाँ पर दोनों चांसेस हैं, लेकिन एक कंडीशन ये भी होना चाहिए कि जब वो सिंपल ले ले, मतलब उसके पास ऑप्शंस ना का ना हो, यस का हो कि वो लेना ही चाहिए, तो वो ऑप्शन होगा आपके लीगल टेंडर, यानी कि वो चीजें जो आरबीआई ने ये बोल दिया है कि अगर आप कोई चीज और बेचते हैं, तो उसके बीच में जो मीडिएटर है, जिस माध्यम से आप खरीद रहे बेच रहे हैं, तो आपका मनी है, करेंसी है। तो एक करेंसी जो है ना, ये आपका एक लीगल टेंडर है। तो ये आपका यानी कि सीबीडीसी एक लीगल टेंडर होने वाला, ठीक है? लीगल टेंडर है, ठीक है? मालूम चल गया? अब एक सवाल यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि क्या अगर इसको अभी रिटेल के लिए लॉन्च हो चुका है, लेकिन कुछ ही सिटी में कुछ ही बैंक के द्वारा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यस बैंक हो गया, कुछ 4 बैंक का भी नाम इसमें रखा गया है, और कुछ सिलेक्टेड जो सिटीज है वहां पर ये चीजें अभी रिटेल के लिए लॉन्च किया गया है। तो उसमें से एक नई दिल्ली भी है, दिल्ली है, बेंगलोर है, भुवनेश्वर है, ठीक है? तो ये कुछ 4 सिटीज हैं, बाद में इसको एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन ये अभी कुछ, क्योंकि पायलट बेसिस पर अभी रिटेल के लिए भी लॉन्च किया गया है। देखा जा रहा है कि ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है। अगर नहीं करेगा तो फिर बाद में आरबीआई कुछ ना कुछ ऑप्शन निकालेगी। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो चीजें चली आज शुरुआत में लॉन्च हुई एक होलसेल के लिए, अभी रिटेल के लिए लॉन्च हो गया। अब एक सवाल ये निकल के आता है कि किस तरीके से होगा? क्या हम लोग जो पहले से बोलते आ रहे हैं, इससे पहले कुछ चीजें समझा चुके हैं कि जैसे आपके पास में यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। तो यूपीआई में आप कहें कि आपके पास एक ऑप्शन मिलता है कि आप का यूपीआई जो है ना, भीम यूपीआई कुछ भी होगा, तो उसका एक बैंक से लिंक होगा। आप उससे पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपका बैंक से पैसे कट होते हैं, है ना? ये आप देखते होंगे। ये यूपीआई की तरह होने वाला है? नहीं, ये यूपीआई की तरह नहीं होने वाला है। क्या यूपीआई में जो ऐप आप यूज़ करते हैं, इवन कि आप व्हाट्सएप पे पैसे ट्रांसफर करते हैं, गूगल पे से भी करते हैं, आप पेटीएम से भी करते हैं, फ़ोन पे से भी करते हैं, है ना? अमेज़न पे से भी करते हैं। तो ये क्या है, इसमें यूपीआई ऐप इसमें ये बेस्ड है, इस बेस पे ये काम करता है। यानी कि ये वो एप्लीकेशन है जिसका जो बोल सकते हैं जो यूपीआई का यूज़ करती है पैसे ट्रांसफर करने में इसका एक हेल्प होता है। लेकिन क्या डिजिटल करेंसी के लिए
क्या यूपीआई का क्या हेल्प लेना पड़ेगा? यस और नो? नहीं। ऐसे स्टेटमेंट कुछ बना के पूछे जाएंगे कि यूपीआई बेस्ड, यानी जिस बोल सकते हैं कि जिस प्रिंसिपल पर या जिस सीक्वेंस में जिस तरीके से यूपीआई काम करती है, क्या डिजिटल करेंसी उस तरीके से काम करेगी? नहीं। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट उल्टा है। कि कैसे उल्टा है? यूपीआई का क्या काम होता है कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो कर रहे हैं, आप डिजिटल तरीके से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल करेंसी में क्या होगा, उसमें आप पैसे ट्रांसफर करेंगे डिजिटली, ये सही है। लेकिन आपके पास यहाँ जो पैसे होंगे वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि यूपीआई में तभी आप कर रहे हैं जब आपके पैसे बैंक में रखे हुए हैं। जब आपके पैसे बैंक में रखे हुए हैं ही नहीं, तो आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना? यानी कि फिजिकल फॉर्म में। इसमें थोड़ा अंतर ये होगा कि सीबीडीसी में यहाँ पर आपके पास पैसे डिजिटल फॉर्म में होंगे और इसको आप डिजिटली डिजिटली इसको ट्रांजेक्शन भी करेंगे। यूपीआई में क्या था? तो यूपीआई में यहाँ पर था कि आपके पास फिजिकल, है ना, यानी भौतिक रूप से आपके पास पैसे थे, भौतिक रूप से, और इसको आप डिजिटली कर रहे हैं। अब 10 में आ गया। यूपीआई में फिजिकल पैसे आपके पास में वो आप डिजिटली कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपका डिजिटल पैसे है लेकिन आप उसको डिजिटली कर रहे हैं। बस डिफरेंस यहाँ का है कि सोर्स का है। सोर्स में आपके पास फिजिकल फॉर्म में, एक में डिजिटल फॉर्म में। अब एक सवाल ये निकल के आ रहा है कि क्या इसके लिए अकाउंट चाहिए? क्या इसके लिए अकाउंट चाहिए? जैसे अभी आपके पास एसबीआई होगा तो एसबीआई में आपके पास आपको नीड होगी एसबीआई अकाउंट, खाता खुलवाने का। क्या इसमें अकाउंट खुलवाने की नीड होगी? क्योंकि मे बी स्टेटमेंट अगर इससे कुछ पूछ लिया जाए, नहीं। इसमें स्टेटमेंट जो भी पूछा जाए इसमें नो, आप बोल सकते हैं इसमें खाते की नीड यहाँ नहीं होगी, ठीक है? खाता की नीड यहाँ पर नहीं होगी। आप बोले फिर कैसे होगा? फिर मेरे पास कैसे चीजें मालूम चले कि मेरे पास अकाउंट है, मेरे पास पैसे है, मेरे पास 500, 1000 के डिजिटल करेंसी है, सेम डिनोमिनेशन को होने वाले हैं। जिस तरीके से हमारे पास फिजिकल करेंसी होती है, 20 रुपया हो गया, 10 रुपये, है ना, 500 रुपये, 2000 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, उस तरीके से यहाँ भी होने वाला है डिजिटल फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर आरबीआई एक वॉलेट आपके लिए इशू किया जाएगा और उस वॉलेट में आपके पास पैसे होंगे। कोई अकाउंट खोलने की नीड नहीं है, कुछ भी नहीं। तो अकाउंट नहीं होगा तो किसके जरिए होगा? तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होगा। किसका ऑप्शन? तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा आपके पास में कि वॉलेट होगा। वॉलेट के जरिए यहाँ पर चीजें ओपन की जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए, अब एक सवाल ने ये निकल के आ रहा है कि ठीक है, रिटेल यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होगा, जो भुगतान होगा, वो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं रिटेलर के लॉन्च हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम मान के चले कि ये पर्सन टू पर्सन, जिसे शॉर्ट में P2P, पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट, पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट। मर्चेंट मतलब जो थोक विक्रेता जो होते हैं, दुकानदार, सिंपल मर्चेंट, दुकानदार के लिए। यस, बिल्कुल सही। अब एक सवाल यहाँ से निकल के ये भी आ रहा है कि अगर दुकानदार के पास में या हमारे पास में, अभी मेरे पास में सपोज कीजिए कि 1 लाख रुपए हैं बैंक में, एग्जाम्पल लेते हैं, तो उस 1 लाख का हम ये कर सकते हैं कि वहां पर उसको एफडी कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं ना। एक तो ये होता है कि आप सिंपल बैंक में रखते हैं बिना किसी डिपॉजिट के, आप बैंक में बस वो जमा किया, लेकिन आपका एक डिपॉजिट होता है, एफडी जिसे कहते हैं आप, फिक्स डिपॉजिट। वहां पर रखने से आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, इवन कि आपका पैसे मतलब बाहर भी हो, कोई एफडी आप कुछ भी नहीं किए फिर भी आपको कुछ परसेंटेज मिल जाता है, 3-4% के आसपास कुछ पैसे मिल जाते हैं। आई होप कि 3% के आसपास कुछ है अभी, है ना, एनुअल। लेकिन इसमें ये बोला जा रहा है कि आपको सिंपल अगर आप पैसे रखते हो बैंक में तो आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन अगर आप एफडी करते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो, तो उसमें आपको मिल जाएगा। एक ये छोटा सा नुकसान ही है कि हमारे पास सिंपल जैसे बैंक में पड़े हुए हैं तो उससे कुछ इंटरेस्ट मिल जाते हैं बिना एफडी के, है ना, अभी इस टाइम में। लेकिन अब इसमें नहीं मिलेगा। ये छोटी सी नुकसान है, छोटा छोटा नुकसान है। मतलब ये छोटा मतलब बोल सकते हैं एक समस्या, एक एरर है। और भी एरर है, जिससे कि साइबर क्राइम की भी इशू आ सकते हैं। बड़ा एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक बुनियादी ढांचा बोल सकते हैं, एक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। ये कुछ कुछ पॉइंट है जो कि इसके लिए आपको जानने चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन निकल के आता है कि यहाँ पर एफडी हम लोग कर सकते हैं, है ना। एक ऑप्शन निकल के आ रहा है कि हम लोग यहाँ पर इसमें एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं। जो भी जिस तरीके से पॉइंट लिख रहा है उस तरह लिखते चलिए। अगर आप हिंदी मीडियम को, इंग्लिश मीडियम को,
तो हम दोनों हम बोल दे रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट का आप उस तरह भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश एफ शॉर्ट में लिख देंगे एफडी, कोई दिक्कत नहीं। पीपल टू पीपल के लिए आप ये सिंपल इस तरह शॉर्ट तरीका आप यूज कर सकते हैं, ये भी है कि आपके पास ऑप्शन है ना। अब एक सवाल यहाँ से ये निकल के आता है कि ठीक है, अब यहाँ तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन एक पॉइंट यहाँ से अगर आप बोले तो एक पॉइंट ये कि अभी क्या अगर आरबीआई इसको लॉन्च कर दिए, ठीक है, कुछ समस्या इसमें होगी, हाँ हो सकता है। क्या मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अभी तुरंत नहीं बने, क्योंकि हमने जहां तक हमने देखा है कि क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं जहां से क्वेश्चंस जो चीजें जो प्रोग्राम एक साल हो चुका है। तो आई होप कि आपका जब मेंस होगा ना तो उस टाइम में कुछ चीजें बदलाव होगी, अपडेट होगा, तो वहां से आप चीजों को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपका जो बेसिक है, बेसिक के लिए मेरे ख्याल से इतना इन्फॉर्मेशन काफी है, ठीक है। छोटा सा एक पॉइंट बताना चाहते हैं कि इसके कुछ फायदे हैं। फायदे किस तरीके से कि जैसे मान चलिए कि अभी इस टाइम में आरबीआई को पैसे करेंसी को प्रिंट करने में 5 से 6 हज़ार करोड़, 6 हज़ार करोड़ बोल रहे हैं, ये खर्च होते हैं। ये खर्च यहाँ पर नहीं होंगे, ये बच जाएंगे। सारा कुछ डिजिटल फॉर्म में होगा, कोई पेपर नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं, कोई पैसे बैंक से वह यहाँ से वहां कुछ नहीं करना आपको, कोई चार्ज नहीं, कुछ प्रिंटिंग के चार्ज नहीं, कोई लेबर चार्ज नहीं, कुछ नहीं। तो इसमें आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि आप बोल सकते हैं वर्क कॉस्ट आपके बचने वाले हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये कि इसके जरिए आप इजिली क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट आप इजिली इसको कर सकते हैं। यानी कि एक टाइम वो था कि डॉलर को रुपया में चेंज करने के लिए आपको एक शिप एक जहाज में डॉलर आया, ठीक है, दो जहाज यहाँ से हम लोग इसको रुपया भेज दिए, जाओ भाई हो गया, ये करते हैं। अब ऐसा नहीं करना होगा कि ज्यादा शिप का ज्यादा, यहाँ भी आपकी जो सेविंग वहां पर यहाँ भी होने वाली है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो खासकर नकली नोट होते हैं, काउंटर फिट नोट्स होते हैं, नकली नोट, इसकी समस्या भी खत्म हो जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ब्लैक टू व्हाइट मनी करना, ठीक है, और टेरर फाइनेंसिंग हो गया, आतंकवाद को देना, ठीक है, ये सब चीजें बंद हो जाएगी। रिस्क बिल्कुल कम है। ये कुछ कुछ फायदे इनके हैं। समस्या ये भी है कि मतलब हो सकता है कि अगर एक बड़ी एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, जिस तरीके से कुबेर हो गया आरबीआई यूज करता है बैंकों से डील करने के लिए, अगर उनके पास नहीं हो खासकर इस प्लेटफॉर्म के लिए, तो फिर दिक्कत हो सकता है, खासकर साइबर अटैक के लिए, है ना, कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम है। तो ये हो गया कुछ पॉइंट जो कि इसके बारे में आई होप कि जानना चाहिए। तो हम साइड हट जाते हैं ताकि आप कभी बाद में हमें भी लेना पड़े तो हम ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम जाते हैं, अगला पॉइंट, इसमें कुछ ना पॉइंट लिखा हुआ सीबीडीसी, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसके कुछ फायदे बताए गए हैं ना। सपोर्टिंग रेजिलियंट पेमेंट लैंडस्केप, पेमेंट सिस्टम के लिए ये आपका एक मजबूत एक बोल सकते हैं एक पिलर है। एज ए बिल्डिंग ब्लॉक फॉर बेटर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, जो हम बोल चुके हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। एड्रेसिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिक्लाइन कैश, यानी कि जब भी कैश एक होता है कि आप किसी को ट्रांजेक्शन कुछ किए, तो आपको मालूम नहीं चला कि आप किसको ट्रांजेक्शन किए, कुछ मतलब आपका फेलियर हो गया, तो उस टाइम में सारा रिकॉर्ड सारा डेटा आपके पास में होगा, और ये सारा कुछ कहाँ फेल हुआ, किस जगह फेल हुआ, पहुंचा नहीं पहुंचा, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। मतलब ये अब जैसे पेटीएम होता है ना, आप ट्रांसफर किए और कभी किसी टाइम में आपको मालूम चलता है कि वो पैसे ट्रांसफर हुए नहीं, है ना, लेकिन कभी कभी मालूम चलता है वो हो चुका है, फिर आप डबल कर दिए इस टाइम में। तो ये वाला डबल जो चीजें है ना, यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मीटिंग फ्यूचर पेमेंट नीड्स टू डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में ना जो हमारी इकोनॉमी होने वाली है, जिस तरीके से ग्रो कर रही है हमारी जीडीपी, पूरे वर्ल्ड से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के रिपोर्ट के जरिए आईएमएफ जो इशू करता है, इसके अकॉर्डिंग हमारी जीडीपी सबसे टॉप में है, 6.2% और 6.8% 2022 का। 23 में बोला जा रहा है कि 6.2% होकर ये सबसे टॉप में फिर भी रहने वाला है। तो उसके लिए हमें नीड चाहिए खासकर सारा मतलब थोड़ी सी एडवांसमेंट, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन। और ये मॉडर्नाइज कैसे होगा, ये आएगा हमारा खासकर डिजिटल करेंसी से। इम्प्रूविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एंड यूजिबिलिटी ऑफ कंट्रोल ब्लैक मनी कंट्रोल करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। सपोर्टिंग कंपटीशन एफिशिएंसी एंड इनोवेशन इन पेमेंट, देखिए पेमेंट सिस्टम में हम लोग देखा जाए, ये शुरुआत से जब आप याद कीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर जिस टाइम में हम लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे कि आप हमें मतलब व्हीट दे दीजिए, गेहूं दे दीजिए, इसके बदले आपको टमाटर दे देंगे, यानी ये बार्टर सिस्टम है कि आपको जो नीड है आप उससे जाकर उसको खरीद सकते हैं। अगर हमें बुक चाहिए तो बुक्स के लिए जो बुक्स दे रहा है, और उसमें भी एक कंडीशन है कि उसको जैसे हम बेचना चाह रहे हैं, मान के चलिए कि राइस, ठीक है, तो उसे राइस चाहिए होगा, तभी ये चीजें डील होगी। तो जो उसे अगर कुछ और चाहिए और उससे जाकर हम कुछ बेच रहे हैं, तो ये भी कहीं फुलफिल नहीं होता है। तो यहाँ पर खासकर जो सेलिंग और जो परचेजिंग हो रहा था,
यहाँ दिक्कत हो रही थी। तो शुरुआत यहाँ से होती है, बार्टर सिस्टम से लेकर फिर कॉइन्स, करेंसी आते रहते हैं। फिर उसके बाद डिजिटल फॉर्म में हम लोग आ चुके हैं। तो ये कहीं न कहीं इवॉल्व हो रहा है, जो पेमेंट सिस्टम है। फिर यूपीआई, है ना? यूपीआई, फिर डिजिटल करेंसी आ गया। तो ये आपका पूरा हो गया, ठीक है? चलिए, आई होप कि पूरी अंडरस्टैंडिंग आपके प्रीलिम्स के लिए और जो कुछ समझाए कि क्या एरर हो सकते हैं, क्या चैलेंज हो सकते हैं, क्या एडवांटेज है, ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसी तरीके से बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट होने से तो चक्कर आता है, हमें भी चक्कर आता है। तो सटीक चलेंगे और इसी तरीके से चलेंगे ताकि आपके नोट्स भी सिंपल बने। और अभी अब से कंप्लेंट नहीं आना चाहिए कि सर बहुत सारे बड़े-बड़े कंटेंट हो जाते हैं, कैसे नोट्स बनाएँगे? नहीं आना चाहिए इससे, ठीक है? नहीं आना चाहिए वैसे, क्योंकि पहले भी ऐसे ही था और पहले सब कुछ सही चल रहा था। शुरुआत की मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन ऐसे ही क्लास लिए थे, जब ये सेशन स्टार्ट हुआ था पीआईबी का। तो उस टाइम में भी आप जो लोग शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं, आई होप कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे नीरज है, रोज़ है, निकी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये है रेमिटेंस के बारे में। इंडिया का जो रेमिटेंस है, यानी प्रेषण जिसको बोलते हैं, क्या होता है रेमिटेंस, इसको समझते हैं एक आसान शब्दों में। और अभी खबरों में क्यों है, इसको भी समझते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में अ, एक डेटा के अकॉर्डिंग, अब कौन सी डेटा? तो डेटा जो है ना, ये आपका वर्ल्ड बैंक, यानी कि विश्व जो बैंक है, विश्व बैंक, विश्व बैंक, विश्व बैंक ने अभी हाल ही फिलहाल में एक पूरे वर्ल्ड के लिए वैसे करता है, ठीक है? पूरे वर्ल्ड के लिए खासकर देखिए, वर्ल्ड बैंक ना निगरानी रखता है, सर्विलेंस रखता है कि रेमिटेंसेस जो है ना कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, और रेमिटेंसेस का जो एक योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, उस एक कंट्री के ऊपर कितना हो रहा है, ये पूरा वर्ल्ड बैंक देखता है। तो इंडिया का भी देखता है। तो देखते हैं, तो विश्व बैंक ने भी हाल ही फिलहाल में ये कहा है कि इंडिया की जो रेमिटेंस है, इंडिया की जो प्रेषण है, ये आपका 100 बिलियन बिलियन डॉलर, यानी कि 100 अरब बोल सकते हैं डॉलर। इसको आप रुपीज में करेंगे तो इसको आप 80-90 से इंटू कर दीजिए, कितना होगा? तो ये बोला जा रहा है कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट। और ये कहीं न कहीं इंडिया इंडिया में ही ये आपका अभी तक का लास्ट ईयर से देखा जाए तो इस बार, मतलब लास्ट ईयर बहुत इसके कंपेयर में शायद आई थिंक 83 के आस-पास होना चाहिए, 83 के आस-पास में था। अभी ये 100 पहुँच गया है। अब इसके पीछे ना वर्ल्ड बैंक ने कुछ कारण नहीं बताए हैं। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दिया। अब कारण हम बताएँगे, कारण क्यों इसका ये बढ़ा है, ठीक है? क्या कारण है कि इंडिया में जो प्रेषण है या फिर जो रेमिटेंसेस है, अच्छा इसको समझ लीजिए क्या होता है। रेमिटेंस का मतलब होता है कि जो भी वर्कर्स, जो भी लेबर्स जो इंडिया से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, जैसे सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, बहुत लोग यहाँ से काम करने के लिए जाते हैं। और जो अनस्किल्ड भी होते हैं, बिल्कुल मतलब वो बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर जो ऑयल प्रोडक्शन जो आपके ये है, वहाँ पर काम करना पड़ता है उसे। क्योंकि सारे जो ऑयल की जो खनन वहीं से होती है ना? सऊदी अरब हो गया। तो वहाँ पर वो लोग जाते हैं और वहाँ पे उसको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। डॉलर के फॉर्म में मिलती है और वहाँ की जो करेंसी है उसके फॉर्म में मिलती है। तो ये चीज़ हो रही है। अब वो जो वहाँ से जो अर्निंग कर रहे हैं, वो डायरेक्टली वो यहाँ भेज देते हैं। अब यहाँ भेजते हैं, ऐसे बहुत सारे लाखों लोग हैं। लाखों लोग अगर अपनी सैलरी भेजते हैं, इवन कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हम पहचानते भी जानते भी हैं, तो ये लोग यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इंडिया की जो करेंसी, इंडिया की जो खासकर डॉलर है, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बोल सकते हैं, मुद्रा जो आपके भंडार हैं, ये आपके बढ़ते हैं। और इसका एक प्रॉपर डेटा जो है ना वर्ल्ड बैंक तो रखता ही है। इंडिया भी अपनी साइड से मेंटेन करता है कि हमारे पास में कितना रेमिटेंसेस के ज़रिए से फॉरेक्स रिज़र्व्स या फिर मुद्रा जो भंडार वो आए, विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है? अब देखते हैं कि ये कारण क्या है? कारण ये है इसमें, सबसे पहली बात ये है कि थोड़ा हम जानना चाहते हैं थोड़ा पहले। कोविड-19 के टाइम में जब लॉकडाउन लगा था, इवन कि पूरे वर्ल्ड में कहीं न कहीं लॉकडाउन का एक एक दौर था। तो सऊदी अरब, बहुत सारे आप यूएसए के मान चलिए, ठीक है? बहुत सारे जहाँ-जहाँ पर इंडिया के लोग काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर लॉकडाउन लगा, सभी लोग काम करने का बोल सकते हैं, सब लोग कम बैक इंडिया बोल सकते हैं, कम बैक मत यहाँ इंडिया में आए। तो उस टाइम में लेबर की एक एक क्राइसिस देखने को मिला, खासकर उस कंट्री में जहाँ पर लेबर का नीड होता है। हमारे इंडिया में इतने सारे लेबर्स हैं कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, सस्ते लेबर यहाँ मिल जाते हैं। तो ये लोग जाना पसंद करते हैं कहीं और। तो जब वहाँ से लेबर यहाँ पर आए, तो लेबर का डिमांड बढ़ गया। लेबर डिमांड बढ़ा, तो अभी इस टाइम में, यानी कि 21 से 22 के टाइम में ये देखा गया, या 22 को पूरा हम जोड़ लेते हैं क्योंकि दिसंबर तो आ चुका है। तो इस टाइम में यहाँ से लेबर फिर जब वहाँ पर गए काम करने के लिए, या स्टार्टिंग की बात करें 22 की, तो उस वक़्त से लेकर अभी तक में डिमांड बढ़ रहा था वहाँ पर। कुछ लेबर यहाँ से फिर से रिज़्यूम करने के लिए वहाँ गए अपना काम, मतलब जॉइन करने के लिए।
तो एक तो ये रीज़न था कि लेबर का वहाँ डिमांड बढ़ गया। ले किसी चीज़ का डिमांड बढ़ता है ना, तो आप अपने तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं कि कितने पैसे में चाहिए। अगर मान चलिए कि अगर किसी को डिमांड है कि हमें वर्कर चाहिए, है ना? तो और अब उसे वर्कर मिल नहीं रहा है, तो आप वहाँ पे उसे डील कर सकते हैं। नेगोशिएशन बोलते हैं, बार्गेनिंग जिसको बोलते हैं। तो बार्गेनिंग चीज़ें वही चीज़ें यहाँ पर आती है। तो वहाँ डिमांड हो रहा था, यहाँ से वर्कर गए, अपनी सैलरी को अपने तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करके वहाँ पर जॉइन कर लिया। तो एक तो हो गया लेबर का डिमांड, है ना? यानी कि जो वर्कर्स है ना, इनकी माँग बोल सकते हैं, माँग किसका? तो ये लेबर का पहला पॉइंट, ठीक है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं कि थोड़ा-सा जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट खासकर जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो अभी है, एक आपका है कौशल योजना करके। तो इसके ज़रिए हर एक जो लेबर या फिर जो वर्कर्स हैं, जिनके पास स्किल की कमी है, जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको कौशल देने का यानी कि उनको स्किल देने की काम किया। और ये स्किल लेने के बाद में कुछ लोग ये स्किल लेकर बाहर चले गए काम करने के लिए। तो जिनके पास स्किल आ चुका है, तो बेसिकली यही होता है कि उसके पास जो सैलरी होगी तो बढ़ के मिलेगी। कोई भी मान चलिए यहाँ कोई एक पर्सन है जिसे कंप्यूटर नॉलेज थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत स्किल देकर उसे कंप्यूटर की जो नॉलेज है ना और बढ़ा दिया जाए, तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, उसकी सैलरी बढ़ेगी। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि आप यहाँ पर जो स्किल है यानी कौशल है, ठीक है? कौशल भी बढ़ा है। एक चीज़ और एक चीज़ है क्या? क्वालिफ़िकेशन भी, लिटरेसी रेट, है ना? साक्षरता जो दर है ना? लिटरेसी रेट ये भी एक बढ़ा है, तो ये भी एक रीज़न, एक फैक्टर यहाँ से निकल के आता है। उसके बाद यहाँ से कुछ पॉइंट ये निकल के आता है, ठीक है? कि ये जो $100 बिलियन ये जो रेमिटेंस इंडिया में भेजा गया है, अगर हम थोड़ा हम थोड़ा आंकड़ा निकालें कि ये कितना परसेंटेज हो सकता है हमारे जीडीपी का, तो हमारे जीडीपी का ये खासकर 3% ऑफ जीडीपी है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ये आपका 3% है, ठीक है? तो ये 3% आपका ये हो गया इसके रिगार्डिंग। अब एक पॉइंट और हम बात करते हैं कि और क्या पॉइंट हो सकता है। देखिए, इनकी सैलरी बढ़ी है, अब कैसे बढ़ा है? डिमांड बढ़ी है तो सैलरी बढ़ा है, तो सैलरीज तो यहाँ से बढ़ी है ना? सैलरीज बढ़ी है। एक सवाल और निकल के आता है क्या, कि इतना सब होने के बाद में जो हमारा रुपया जो है ना, जो डाउनफॉल हुआ, डेप्रिसिएट किया है, घटा है ना डॉलर के कंपेयर में, तो इसका भी रीजन है। लेकिन आप बोलेंगे सर इसका मतलब समझ नहीं है, क्योंकि ये सारे कुछ तो आसान था, लेकिन ये जो फंडा है ना, खासकर हमारा जो रुपया है, इसकी जो वैल्यू है वो घटी है, किससे? तो डॉलर से। अब इसका क्या पॉइंट यहाँ बनता है? इसका पॉइंट ये बनता है, खुद सोचिए। अभी 1 साल पहले की बात करें, 1 साल पहले जो डॉलर था इसका वैल्यू रुपया के कंपेयर में, ये एग्जांपल ले लेते हैं ताकि समझा सके अच्छे से। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि 2021 में जो डॉलर था, है ना, $1 ये आपका 70 था। एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है? अभी मत जाना कि कितना डेटा सही कितना सही, ठीक है? इतना। अभी जो है ना, अभी 2022 में ये डेटा कितना हो गया? $1 जो है ना, ये आपका हो गया 80 मान चलते हैं। अब जो पर्सन, जो वर्कर्स, जो खासकर कहीं बाहर में जो काम कर रहा है, उससे डॉलर में जो पेमेंट मिल रहा है, वो तो रुपया यहाँ पर हुआ ना, वो उठा-पटक। लेकिन जहाँ वो काम कर रहा है, उससे तो डॉलर ही मिल रहा है। और जब यहाँ वो भेज रहा है, तो या तो डॉलर भेज रहा होगा, और डॉलर भेज रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? समथिंग बढ़ा हुआ भी मिलेगा। तो डॉलर का जो वैल्यू हो बढ़ना, रुपया घटना, इसका भी एक फैक्टर बनता है। क्योंकि जब ये कम था, तो कहीं न कहीं इसकी जो वैल्यूज़ है रुपीज़ में, वो भी कम था। लेकिन जब इसका वैल्यूज़ बढ़ गया, तो अल्टीमेटली जब इसको किसी एक पर्सन को सपोज़ कीजिए कि $50 मिल रहे थे इस टाइम में, अभी वो बढ़कर सैलरी भी इसकी बढ़ गई 60, तो 60 बढ़ी तो इसका डॉलर का वैल्यू भी तो बढ़ गया ना इंडिया में। क्यों? क्योंकि अभी आपका ₹80 हो गया। ये भी एक रीज़न बोला जा रहा है। आपको उतना एक्सप्लेन नहीं करना एग्ज़ाम में, ये समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये आपका एक रीज़न हो गया, है ना? जैसे हम पॉइंट लिख रहे हैं ना, आपको टू द पॉइंट, जो लोग इंग्लिश मीडियम के या हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है, वो लोग अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरह टू द पॉइंट आपको लिखना पड़ता है, बाकी चीजें कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है? एक ये हो गया। और एक पॉइंट हम बताना चाहते हैं इसमें, यस, जो वेजेस है वहां का, यानी कि जो बोल सकते हैं भत्ता, बोल सकते हैं ना, भत्ता, ये भी आपका बढ़ा है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट है, जो कि एक 6 रीजन है, जो कि वहां पर और भी एक दो रीजन छोटे मोटे निकल जाएंगे, लेकिन 5 6 रीजन बहुत होते हैं, तो जो कि रेमिटेंसेस बढ़ने के पीछे ये कारण है।
अब एक सवाल निकल के आता है, सर कुछ फ़ायदे होने चाहिए मेंस के लिए। यस, फ़ायदे भी है। क्या फ़ायदा होगा? इंडिया में हमारा जो फॉरेक्स जो रिज़र्व्स हैं, यानी मुद्रा जो भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार, ये बढ़ता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इंडिया में एक टाइम वो था 2001-2 का टाइम था, जिस टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे। तो उस टाइम में आप सोचिए इसके पहले क्या हुआ था, 1999 में पोखरण 2 हुआ था, न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट, है ना? बहुत सारा खर्च वहाँ पर हुआ। कारगिल वॉर हुआ था इसके पहले 98 में। तो और अमेरिका का सैंक्शन लगा था इंडिया में। तो 2001 का वो टाइम था जिस टाइम में हमारी जो कंडीशन थी इकोनॉमिकली सही नहीं थी। तो कहा ये जाता है, क्योंकि उस टाइम बहुत हम छोटे थे, मतलब हमें याद नहीं है, लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना, वहाँ तक मालूम चलता है कि उस टाइम में जो रेमिटेंसेस था उसके ज़रिए इंडिया की जो इकोनॉमी है ना वो रन की। रेमिटेंसेस हमारे जान बची। ये भी कुछ लोग बोलते हैं, है ना? तो इसका बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है उस टाइम से लेकर अभी तक भी। तो एक पॉइंट ये हो गया। एक फ़ायदा ये भी है कि हमारे पास में अ, जो समस्या सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोज़गारी का, ये भी एक दूर होता है, क्योंकि आप सोचिए कि वहाँ से कुछ लोग यहाँ से वहाँ काम करने जा रहे हैं। एक मोटिवेशन मिलता है यहाँ के लोगों को, है ना? कि ये रेमिटेंसेस इतने यहाँ भेजे जा रहे हैं। मतलब कोई किसी को पैसे इस तभी भेजता है जब वो अपने खर्चे वो निकाल लेता है। कोई दिल्ली में कोई रेंट में रह रहा है ना, तो उसको सपोज़ कीजिए किसी को 15,000 मिल रहे हैं। तो फिर दिल्ली में कोई अगर जितना भी मिनिमम चार्जेस कोई भी रहेगा, कोई भी मिनिमम चार्जेस, अकेला या पीजी में कहीं पर भी, या कुछ लोगों के साथ भी, उसे कम से कम 6-7 हज़ार रुपए कम से कम लग जाते हैं। तो तभी तो उतना भेज पाएगा ना। तो 15,000 में 6 से 7 हटा दीजिए, तो 8,000। तो अगर वो इतना भेज रहा है, तो समथिंग इसके डबल वो लोग कमा भी रहे होंगे, है ना? तो ये भी प्लस पॉइंट है। तो ये कुछ-कुछ पॉइंट है जो कि आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक मैप है, इसके ज़रिए इंडिया की जो लिस्ट है ना, इंडिया वाले ये बोलते हैं रेमिटेंसेस के मामले में पूरे वर्ल्ड पे इंडिया सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस अपने कंट्री भेजता है। ये इस मामले में सबसे टॉप में है। ये डेटा 2020 का ही है, लेकिन लेटेस्ट ही है। इसके बाद का डेटा हमको मिला ही नहीं। जो अभी वर्ल्ड बैंक निकाला, वर्ल्ड बैंक, तो इसका वो भी इस तरह निकाला नहीं था, ठीक है? तो फिर भी हम बोल दिए इसे इंडिया का इतना समथिंग है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जी20 का एक टॉपिक है। जी20 के बारे में क्या है? जी20 के बारे में इतना कुछ हम बात कर चुके हैं ना, थक चुके हैं अब। जी20 समिट, बाली समिट, इंडोनेशिया। जी20 ट्रॉइका एक वर्ड है। ट्रॉइका मतलब क्या होता है? पास्ट प्रेसिडेंसी, प्रेजेंट और फ्यूचर प्रेसिडेंसी। तो इसके पहले कौन था? इटली था। इटली था, फिर इंडोनेशिया था, है ना? इंडोनेशिया, फिर इसके पहले इटली था, अब वो इंडिया को मिला है। इंडिया को प्रेसिडेंसी मिल चुका है कब से? 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर आपका 2023 तक में, 1 साल के लिए। 1 साल के लिए इंडिया प्रेसिडेंसी करने वाला जी20 का। तो ये भी बोला जा रहा है कि जी20 समिट इंडिया में होगा और कश्मीर में करने की बात की जा रही है। लेकिन चाइना इसके लिए थोड़ा बहुत ये कहा जा रहा है कि कश्मीर में होगा तो जी20 की एक भी मीटिंग समिट को हम अटेंड नहीं करेंगे। वो बात की बात है, लेकिन अभी ये देखते हैं कि इंडिया इसके ज़रिए क्या-क्या कर सकता है। इंडिया का इसमें एजेंडा क्या है? इंडिया का इसमें एजेंडा क्या है? देखिए, इंडिया ने खासकर प्राइम मिनिस्टर के कुछ डायलॉग्स, कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में यूज़ होंगे, और ये स्टेटमेंट आप डायरेक्टली एग्ज़ाम यूज़ करेंगे ना, तो कहीं न कहीं सही है। जिसका ऑप्शनल पीएसआईआर है, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, उनके लिए भी ये जो जब ये स्टेटमेंट हम लिखेंगे यहाँ पर, वो भी आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। और जी20 से क्वेश्चन डेफिनिटली बनने वाले हैं, क्योंकि इस पूरे साल में नवंबर तक में आपका अगले साल का जो मेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो उस टाइम तक जी20 के बारे में क्वेश्चन मेंस पर डेफिनिटली पूछे जाएँगे, मतलब पक्का ही है। अगर आपसे पेपर 2 में नहीं पूछा तो ऑप्शन पूछ लेंगे, कहीं न कहीं पूछ ही लेंगे, ठीक है? तो जी20 के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। देखिए, इंडिया इस बार का जो थीम रखा है ना, वो रखा है वसुधैव कुटुंबकम, है ना? इनकी बस इसका मतलब क्या होता है? पूरा जो वर्ल्ड है ना, वो एक फैमिली है। इनकी मतलब वन फैमिली, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसका एक इंडिया का मोटो है। इनकी वन अर्थ या वन फैमिली, वन अर्थ, वन अर्थ, वन अर्थ एंड वन फ्यूचर, ठीक है? ये इस बार का थीम रहने वाला है, तो इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आने से इसको चिपकाना है कंप्लीटली, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारी कुछ बातें की गई, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा खासकर कि अभी जो पूरा जो वर्ल्ड है ना, वो एक ज़ीरो
सम एक आपका माइंड सेट से घिरा हुआ है। ये क्या होता है जीरो सम माइंड सेट? जीरो सम माइंड सेट मतलब ये हुआ कि एक पर्सन को ज़्यादा मिल रहा है, एक पर्सन को कम मिल रहा है, एक पर्सन को बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, एक पर्सन कुछ नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पर इनइक्वालिटी असमानता बहुत ज़्यादा है। जीरो सम, एक को जीरो मिल रहा है, एक को ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि जीरो सम माइंड सेट, जीरो सम माइंड सेट, इसे हमें हटाने की नीड है, इसे हटाने की नीड है, इन्होंने ये कहा। क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लिए अगर हमें सबको लेके चले, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की हम बात कर रहे हैं, तो पूरा सबको लेके चले, तो इसके लिए हमें ये जो प्रिंसिपल है जीरो सम माइंडसेट, इसे हमें दूर छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इसका साफ साफ मीनिंग होता है कि एक के हाथ में सब कुछ आ रहा है, एक हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल ही बोला गया यहाँ पर इसके लिए कि रसिया यूक्रेन के वॉर में कहीं न कहीं रसिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, न्यूक्लियर आप बोल सकते हैं, उनके पास मिसाइल्स भी है सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में, 6000 के आसपास। तो ये कहीं न कहीं उनके पास एक बोल सकते हैं कि मिसाइल्स हो, आर्म्स हो, जितने भी वेपन्स है उसके पास ज़्यादा है। यूक्रेन एक छोटा कंट्री है, इस बिहाफ में भी ये जो पूरा वॉर चल रहा है ना, अभी तक ये चल ही रहा है कहीं न कहीं, ये यहाँ पे जीरो सम माइंडसेट है। इसके अलावा एक एग्जांपल यहाँ पे और दिया गया कि एक वर्ड यूज़ किया है, एसेंशियल गुड्स वेपनाइज्ड। क्या मतलब है इसका? एसेंशियल गुड्स का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज कीजिए कि कोई कंट्री दूसरे कंट्री पर डिपेंड है ना? उसके ऊपर निर्भर है कि उसी कंट्री से हमें अ, व्हीट आता है, गेहूँ आता है, और अचानक वो कंट्री ये करता है अचानक कुछ टाइम बाद में कि वो गेहूँ को का एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है। तो क्योंकि अब दूसरा कंट्री उसके ऊपर डिपेंड था, अभी जब ये बंद होता है, तो कहीं न कहीं ये क्या हुआ किया जा रहा है कि उसे भूख से मारने के लिए, वहाँ पर फूड क्राइसिस की स्थिति पैदा करने के लिए, ये इसे वेपनाइज़ किया जा रहा है। यानी कि जो एसेंशियल फूड्स हैं, जो कम से कम एक इंसान को चाहिए ही, रोटी चाहिए, रोटी, चावल, दाल ये सब जो चाहिए। अभी ये कहीं से कहीं कोई कंट्री इसको इम्पोर्ट कर रहा है दूसरे कंट्री से, तो इसे रोक देना, ये हो गया वेपनाइज़ करना। तो ये भी इसका एक एग्ज़ाम्पल है, ज़ीरो सम माइंडसेट का। तो ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इंडिया एक सबको लेके चलने की बात तो कर रहा है, प्लस उनके लिए भी बात कर रहा है जो जिनके लिए कहीं न कहीं जो बहुत एक डेवलपिंग कंट्री है, जो भी एक पुअर कंट्री है, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारी ऐसी कंट्री है, जो कि पुअर कंट्री कहलाती भी है। और अगर कुछ हम आइलैंड कंट्री की बात करें तो उनके बारे में बात की जा रही है। इसके बाद यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया कि सभी को यहाँ पर पंच तत्व का जो प्रिंसिपल है, ये फॉलो करना चाहिए। पंच तत्व के बारे में बोला गया। ये पंच तत्व क्या है? पंच तत्व का मतलब हो गया यहाँ पर पृथ्वी, एयर, फायर, अग्नि, आकाश, स्पेस, स्पेस हो गया 1 2 3 4, और एक कौन सा हो गया? वाटर, जल। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, इंडिया ने ये बोला कि हमें पंच तत्व में हार्मनी, पंच तत्व में हमें हार्मनी बनाने की नीड है। हार्मनी क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इस 5 तत्व पे किसी एक कंट्री का हक नहीं होना चाहिए। ये सभी के लिए इक्वल यूज़ होना चाहिए। सब लोग इसको इक्वल यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि अभी रिसेंटली एक आर्टिकल हम आपको करवाए थे, आर्कटिक रीजन को लेकर, जहाँ पर रसिया ये कहता है कि आर्कटिक पावर, अपने आप को ये कहता है आर्कटिक सुपर पावर, ये कहता है कि सबसे ज़्यादा डोमिनेंस उसी का है। एरिया सबसे ज़्यादा उसी का लगता है। अलास्का का भी है, ग्रीनलैंड का भी है, फिनलैंड का भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा उसका लगता है। तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक क्या वाटर का ही पार्ट है, बस ये इतना ही सॉलिड वर्ज़न में है। तो वाटर हो गया, फायर हो गया, स्पेस हो गया। स्पेस की हम बात भी की जा रही है ना? स्पेस में किसी एक एक कंट्री का जो सैटेलाइट है उसकी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। फायर, एयर, अर्थ, अर्थ की जब यहाँ बात कर रहे थे, यानी कि अर्थ में जितने भी मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं, उसको लेकर भी एक हम आर्टिकल और भी बात किए थे, जहाँ हमें याद आ रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में, है ना? तो इसको लेकर भी चाइना कहीं न कहीं डोमिनेंस दिखाता है। क्योंकि चाइना जैसे जो बड़ी एक कंट्री है, वहाँ पर इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए यहाँ इंडिया भी बोल रहा है इसके इसमें हार्मनी चाहिए। हार्मनी इसलिए चाहिए क्योंकि हमें आगे चलकर कहीं न कहीं हमें सोशल और एनवायरमेंटल, सामाजिक और जो पर्यावरण, जो एक वेल-बीइंग है, वो चाहिए हमें। हर तरीके से फिजिकल वेल-बीइंग, सोशल वेल-बीइंग और एनवायरमेंटल वेल-बीइंग। इसके लिए हमें पंच तत्व में एक हार्मनी चाहिए। तो यहाँ बात की जा रही है खासकर कि भौतिक यानी फिजिकल, है ना? सामाजिक सामाजिक एवं पर्यावरण में एनवायरमेंटल जो वेल बीइंग है, वेल बीइंग
इसके लिए, ठीक है। जितने भी यहाँ टर्म लिखे हैं ना, ये ऐसा टर्म है कि आप इसको यूज करें, करना ही चाहिए इसको, क्योंकि यहाँ पर मेंस में डिट्टो आप टू द पॉइंट लिख सकते हैं, डिट्टो ऐसे स्टेटमेंट। और ये ऐसा नहीं कि आप 2 साल पहले इसको पढ़ चुके होंगे, ये लेटेस्ट है, तो डायनेमिक टर्म्स है, इसको आप नोट्स जरूर बनाएंगे इसको, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर ना एक सवाल निकल के आ रहा है कि इंडिया के सामने G20 को लेकर अब पूरा 1 साल इनको मिलने वाला है ना, 1 साल। तो 1 साल अभी G20 ने अभी तक, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, G20 ने क्या क्या अभी तक अचीव किया है और इंडिया किस तरीके से इसको आगे ले जा सकता है, इंडिया के पास किस तरीके, उसके पास एज है, एज मतलब वो उम्र नहीं, इंडिया के पास किस तरीके से अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, ये वाला। तो सबसे पहली बात ये कि G20 को लेकर अभी तक 17 मीटिंग हो चुका है ना। इस टोटल 17 मीटिंग्स में इंडिया G20 ने, अगर हम पूरी G20 मीटिंग्स का निचोड़ निकाले, निचोड़ करके, तो हमें ये मिलता है 3 पॉइंट मिलता है हमें। 3 पॉइंट ये मिलता है G20 के मीटिंग्स में अभी तक क्या क्या पॉइंट निकल के आता है। तो G20 के मीटिंग्स में अभी तक, ठीक है, तो 3 पॉइंट में इसके निचोड़ को निकालते हैं क्या केस में हो सकता है। तो सबसे पहली बात वो ये है, इसमें पहली बात ये है कि जो भी अर्थव्यवस्था है, यानी कि जो इकोनॉमी है, उसमें एक स्टेबिलिटी, स्थिरता लाने की कोशिश की है। 2008 में जब बैंक फेलियर हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, 2008 की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद से G20 की जो मीटिंग्स हुई है, कंप्लीटली फोकस कहाँ थी कि इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी कैसे आए, आर्थिक स्थिरता कैसे आए। और ये G20 की जो बॉडी है ना, इसमें G20 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है। तो ये लोग का एक पहला और सबसे बड़ा मोटो ये होता है कि कहीं न कहीं जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, उसको आगे लेके जा सके। यानी कि आर्थिक सहयोग, ये इस तरीके से आगे कैसे इसमें इकोनॉमी हेल्प करेगा। यहाँ पर G20 में सबसे पहला जो काम किया गया कि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था जो है यानी इकोनॉमी है, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात की गई। स्टेबिलिटी के कैसे, यानी कि ये अचीव किए हैं अभी तक में, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये की गई कि जो भी इंटरनेशनल जो टैक्सेशन है, यानी कि जो भी सपोज कीजिए कि इंटरनेशनल लेवल में कोई भी चीजें मूवमेंट करने में या फिर कुछ चीजें खरीद रहे, कोई बेच रहा है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में टैक्स देना पड़ता है। टैक्स को हम टेरिफ बोलते, टेरिफ ही बोलते इसको, या फिर इम्पोर्ट ड्यूटी बोल देते हैं उसको कभी कभी हम लोग शॉर्ट में। तो ये चीज भी कहीं कहीं सुधार आई है, तो इसको आप एक पॉइंट में ले सकते हैं इसमें यहाँ पर कि इसको रेशनलाइज किया गया है। रेशनलाइज, रेशनलाइज इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय टैक्सेशन, है ना, टैक्सेशन। एक लास्ट में और एक पॉइंट है जो कि G20 का अभी तक का अचीवमेंट ये रहा है, उसमें ये है कि जो डेट बर्डन है, यानी कि जो कर्ज, कर्ज का जो बोझ है, ये कहने के लिए आसान हुआ है। आसान मतलब कम नहीं हुआ, मतलब हटा नहीं है, कम हुआ है। तो जो कर्ज का जो बोझ है ना, बोझ, डेट बर्डन, ये कम हुआ है। इसको इंग्लिश से लिखना, इंग्लिश में लिखना, DEBT, डेट, ठीक है, बी साइलेंट होता है, बर्डन, BURDN, बर्डन, ये कम हुआ है, एरो नीचे कर दीजिए। अब इंडिया ने तीनों के बारे में, तीनों का नाम लेते हुए, ठीक है, तीनों नाम लेते हुए ये बोला है कि हमारी जो प्रेसिडेंसी होने वाली है अगले 1 साल के लिए, अभी इसमें आज कितना दिन तारीख हो गया, तो आपके लिए कम से कम ये 5-6 तारीख हो गया है ना। तो ये अभी तक में जितना अचीव हुआ है, इसको हम आगे लेके जाएंगे, और भी हम लोग जो डेट बर्डन बर्डन है इसको कम करेंगे, और भी जो टैक्सेशन है इंटरनेशनल, नेशनल, इसको भी और रेशनलाइज करेंगे, स्टेबिलिटी की तरफ और भी बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि वॉर की कंडीशन में इंडिया ने अपनी साइड से एक चीज और ऐड कर दिया कि फूड क्राइसिस को लेकर भी हम काम करेंगे, ऑयल के दाम जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी हम काम करेंगे। तो इंडिया का एक ब्रॉड विजन है, बहुत एक बड़ा विजन है, बहुत बड़ी एजेंडा है, ये तो है ही, इनको सही करना। तो ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद ना एक सवाल ये निकल के आता है ना कि इंडिया के पास क्या ऐसे, मतलब इंडिया क्या एबल है कि G20 की जो प्रेसिडेंसी लेने के बाद में चीजों को अचीव कर सकता है। यस, एबल है। किस तरीके से? तो इंडिया कुछ इस तरीके से करने वाला है कि इंडिया पास में पॉपुलेशन बहुत अच्छी है ना, यानी कि एक शॉर्ट नंबर बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, जहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो
तो ये एक पहला हो गया, यानी कि इंडिया कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग पे बिलीव करता है। क्या इसका मतलब हुआ? कलेक्टिव यानी कि एक साथ, डिसीजन यानी कि जो निर्णय होता है, मेकिंग यानी कि जो भी डिसीजन वो लेगा वो कहीं न कहीं कलेक्टिव यानी कि सबके साथ मिलके वो लेगा। ये भी एबिलिटी इंडिया के अंदर में है। डेमोग्राफिक डिविडेंड एक दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं इसमें कि इंडिया ने अपने देश में जितने भी पॉलिसीज़, जितने भी स्कीम्स खासकर लॉन्च अभी तक किए हैं, वो सिटीज़न सेंट्रिक हैं। क्या मतलब? सिटीज़न मतलब नागरिक हो गया। अब सिटीज़न सेंट्रिक नागरिकों के लिए ये पूरा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना से जोड़िए, एमजी नरेगा से जोड़िए, चाहे फिर जो भी आपका स्कीम्स जो भी आपका लॉन्च हुआ है। तो इसे 450 के आसपास बोलते हैं कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और 50 के आसपास में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, हम आगे एक आर्टिकल आएगा उसमें बात करेंगे। तो ये सारे स्कीम्स में इंडिया कहीं फोकस करता है सेंट्रल, ये सेंट्रल सेंट्रिक वेलबींग के वो फोकस कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी यानी कि जो एक समावेशिक तरीके से जो तकनीकी है, इसके ऊपर इंडिया फोकस करता है। कैसे? देखिए, इंडिया अपने जो कंट्री है, यहाँ पर सोशल प्रोटेक्शन, सामाजिक सुरक्षा को लेकर बात करें तो इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी योजना स्टार्ट की है। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन की हम जो बात करते हैं, इंडिया ने एक दिखा दिया है, कम से कम खासकर जन धन योजना से लेकर यूपीआई से लेकर जितना एग्जाम्पल भी है, तो इसके जरिए भी, तो ये वो एग्जाम्पल है कहीं के ये दिखाता है कि इंडिया बड़े एक लार्ज सेक्शन ऑफ जो पीपल है इसको लेके चलने वाला है। एग्जाम्पल क्या सेट करता है कि अगर मान चलिए कि हम आपको नहीं जानते हैं, तो आपके कुछ कारनामे होंगे, उस कारनामों को हम देखेंगे, तो इंडिया कारनामा ये है। तो इसके ज़रिए कहीं न कहीं बाकी सारी जो कंट्री है, वो देख सकता है, एक एनालिसिस कर सकता है कि इंडिया कितना ये अचीव कर सकता है ना? तो ये एक पॉइंट हो गया। चलिए, फिर यहाँ आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। एक थोड़ा साइड हटते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये चौथा आर्टिकल होने वाला है ना? तो 4-5 आर्टिकल तो कर ही लेंगे डेली में, अगर इस तरीके से कर रहे तो। और ये मैं कहीं न कहीं सही लग रहा है। नोट्स भी सिंपल, समझ भी आ रहा है। कुछ डाउट होगा आप ऑफलाइन कमेंट में पूछ लेंगे, अगली क्लास में इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए, ये जो अगला आर्टिकल है, ये अगला आर्टिकल आपका यूएनएससी के बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में क्या है। अभी इंडिया, देखिए इंडिया के इस मतलब अभी 2023 ना 23 इंडिया के लिए बहुत मतलब अच्छा होने वाला है। आप सोचिए G20 प्रेसिडेंसी हो गया, और मतलब ये जो मंथ है ना, दिसंबर का मंथ, इसमें यूएनएससी का जो नॉन परमानेंट जो मेंबर है इंडिया, इसमें जो प्रेसिडेंसी वो इंडिया को भी दिसंबर में मिला है फिर से। तो आप बोलेंगे सर ये बताइए कि इंडिया 2 साल के लिए तो है, हाँ 2 साल के लिए, 2 साल के लिए है, तो इंडिया एक से इससे पहले अगस्त 2021 में रह चुका है। अब क्योंकि यूएनएससी की बात करें, थोड़ा इसका स्ट्रक्चर आपको बता दे इसको हम। यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर है। 15 को डिवाइड करें तो ये आपका 5 + 10 होता है। 5 जो है ये आपका परमानेंट यानी कि अस्थायी मेंबर है ना? 5 ये आपका अस्थायी मेंबर है, अस्थायी है, जिसमें आपका कौन सा है? यूके है, फ्रांस है, आपका चाइना है, रसिया है, यूएसए। बाकी इसमें से ये चेंज होता रहता है। तो अभी और ये 10 साल जो है ना, ये अस्थायी होता है। सबसे पहली बात स्थायी है ना? अब ये जो अस्थायी होता है ना, इसमें से अभी इंडिया को 2021 से लेकर जनवरी, है ना, जनवरी, ये दिसंबर तक 2022 तक में प्रेसिडेंसी इंडिया को मिला है। अब इंडिया को मिला, ऐसा नहीं कि 2 साल पूरा इंडिया करने वाला है। हर एक कंट्री को मौका मिलता है, ये रोटेशन बेसिस पे चलता है। रोटेशन मतलब क्या हुआ कि 15 कंट्री यहाँ पर है ना, 15 हुआ ना टोटल। तो यहाँ पर जैसे इंडिया को भी प्रेसिडेंसी मिला है ना, तो इसके साथ और भी कंट्री है, उनको भी मिलता है, जो इस 15 में का मेंबर, जो इस यहाँ 15 में एंटर हुए, है ना? ये 10 चेंज होता रहता है, और 10 एंड जब चेंज होता है ना, तो फिर रोटेशन चलता है, और 2 साल के लिए होता है हमेशा। तो ये हमेशा 2 साल के लिए होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। लास्ट ईयर जो था ना, इंडिया को मिला था, लास्ट ईयर इंडिया को अगस्त 2021 था, और यहाँ से 15 साल और प्लस कर दीजिए, 15 मतलब आगे कर लीजिए, तो 15 में जो होगा वो इंडिया फिर आएगा। ये रिपीट हुआ अगस्त से लेकर, अब खुद जोड़ लीजिए, मैथमेटिक्स आपका भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ से दिसंबर जब होगा ना, तो फिर वही कंट्री का आएगा जो अगस्त में था। तो इसीलिए अभी दिसंबर में 2022 में इंडिया के पास में फिर से प्रेसिडेंसी आ गई है। ये आप समझ में, मतलब ये समझ गया होगा आप, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि यूएनएससी के बारे में, ये तो कुछ बेसिक चीज है, लेकिन इंडिया का जो एजेंडा यहाँ पर है,
इंडिया का जो एजेंडा खासकर इस बार होने वाला यूएनएससी का जो प्रेसिडेंट होने बाद में, ये कुछ एजेंडा कुछ इस तरीके से है। अभी आगे ये काम नहीं आएगा, मतलब काम आ सकता है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको कहीं ना कहीं पीएसआईआर में और जहां जैसा लगे यूज कर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये लास्ट यूएनएससी का तो हो सकता है यूज हो भी जाए। तो ये आपका एजेंडा इंडिया क्या होने वाला है इसको देख लीजिए। इंडिया का एजेंडा इसमें क्या होगा, सबसे पहला एजेंडा इंडिया का ये होने वाला है कि काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद की का विरोध करना। तो आतंकवाद जो है ना, आतंकवाद इंडिया का सबसे पहला कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव है। इंडिया का ऑब्जेक्टिव नहीं, इंडिया का मतलब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में इंडिया के ऐसे इशू को रेज करता है, खासकर आतंकवाद का इशू हो, चाहे यूएनएससी में जो टेररिस्ट जो लिस्ट है, खासकर पाकिस्तान जितने भी टेररिस्ट हैं उसको लिस्ट भी किया हुआ है, लेकिन चाइना कहीं कहीं अपना वीटो पावर यूज करता है। तो इंडिया टारगेट सबसे पहला काउंटर टेररिज्म है। पूरी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भी इंडिया कहीं कहीं इसको इसको बात करेगा और प्रमोट भी करेगा। तो अंतरराष्ट्रीय बोल सकते हैं पीस, पीस के लिए, शांति और सुरक्षा, इनकी सिक्योरिटी के लिए। दूसरा हो गया, तीसरा जो है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा ये है, तीसरा में एक पॉइंट है नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होता है, न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म। नॉर्म्स में के जरिए इंडिया ये कोशिश करता है कि यूएनएससी जो बना था ना 1946 के बाद में, ठीक है, तो उस टाइम से जो परमानेंट मेंबर थे वो आज तक भी है। इसमें कभी ना, इसमें आगे चल के कभी ना एडिशन हुआ ना सब्ट्रैक्शन हुआ। तो इसमें रिफॉर्म्स करने की, इसमें सुधार करने की मांग इंडिया करता है, हमेशा करता है। और बाकी सारे जो कंट्री, इवन की आपने सुना होगा इस बार कि ताइवान ने यूएनएससी के परमानेंट मेंबर होने के लिए रिक्वेस्ट डाला, चाइना ने यहाँ वीटो कर दिया। चाइना ने यहाँ पर, कहा गया, यहाँ पर, ये रहा। फिर यहाँ पर यूएनएससी में जो पैलेस्टीन का जो का इशू है इसके लिए भी गया, ठीक है। 1972 में कहीं कहीं आप बोल सकते हैं यहाँ पर भी इसराइल का टाइम गया था। फिर आपका सीरिया गया, मतलब बहुत सारे जो कंट्री है ना, इंडिया अकेले कंट्री नहीं है जो परमानेंट सीट की डिमांड करता है, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो परमानेंट अस्थायी जो सीट है ना उसकी डिमांड करता है, लेकिन मिलता नहीं, वो अलग बात है, लेकिन इंडिया को मिलना चाहिए और इसके पीछे रीजन है, ठीक है, वो बात करेंगे अभी। टाइम ऑलमोस्ट, चल ठीक है, 1 मिनट में और इसको खत्म करते हैं। तो लास्ट में नॉर्म्स, यानी कि नॉर्म्स बस आप लिख लीजिए, फुल फॉर्म आप सुन लीजिए क्या हम बोल रहे हैं। न्यू ओरिएंटेशन, लिख अब सुन लीजिए, न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। फुल फॉर्म आपको नीड नहीं है, लेकिन आपको नहीं, इसको आप जरूर यूज करें। नॉर्म्स, नॉर्म्स में ये नाम में क्या नॉर्म्स यानी कि रूल्स की बात करते हैं। तो इंडिया बात करना चाह रहा है कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जल्दी हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं एक आगे पॉइंट कि इंडिया यूएनएससी का मेंबर बनना चाहता है, लेकिन इसके लिए कुछ इशू, क्या इशू ये है कि मतलब पूरे यूएनएससी में पूरा इशू है, जैसे कि इसमें कुछ कंट्री ऐसे, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर यूके, फ्रांस है ना, ये दोनों यूरोपियन कंट्री पार्ट है ना। तो यहाँ पर ओवर रिप्रेजेंटेशन है किनका, तो यूरोपियन कंट्री का। यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कोई नहीं है, लेटिन अफ्रीकन कंट्रीज कोई नहीं है। तो ऐसे भी कॉन्टिनेंट जहाँ से कोई भी कंट्री बिलोंग नहीं करती इस पार्टनरशिप में। इवन की एशिया की बात करें तो चलिए, एशिया में यहाँ पर 2 कंट्री है, रशिया और ये आपका चाइना है, लेकिन एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो इस बिहाफ में इंडिया को भी एक सीट मिलनी चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए। और वीटो पावर को लेकर एक वीटो थोड़ा कुछ रिफॉर्म्स यहाँ भी होने चाहिए, क्योंकि एक वीटो करता है तो कुछ ना कुछ आगे चीजें प्रोसीड नहीं होती है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है, इश्यूज बहुत सारे से आपका एक इशू और भी इससे आपको एक हो गया कि पूरा जो ग्लोब है ना, पूरा जो वर्ल्ड है ना, वो डिवाइड किस तरीके से नॉर्थ और साउथ में, उत्तर दक्षिण में। कि नॉर्थ वाले जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा वेल्थ अमीर है, नीचे वाले जो कंट्री साउथ वाले ज्यादा गरीब है। ये एक्चुअल देखा भी जाता है, लेकिन इस चीज को हम लोग थोड़ा कम करना है। तो इंडिया खासकर साउथ जो दक्षिण वाले कंट्री है इसको साथ में लेके चलता है। और G20 की समिट भी जो पीछे बात किया, उसमें भी इंडिया जो है ना, इंडिया का मोटो हो कि G20 जो ये क्या, जब भी मीटिंग होती है ना, तो हर G20 मीटिंग में कुछ गेस्ट कंट्री होते हैं, ऑब्जर्वर कंट्री। तो इंडिया इस बार कोशिश कर रहा है कि वो कंट्री जो साउथ कंट्री उसको इन्वाइट करने का, ये भी एक अच्छा स्टेप होगा, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं इसको, ठीक है, आप नोट्स बना लेंगे, एक हम साइड रखते हैं ताकि आप इससे ले लीजिए। चलिए, तो यहीं तक इसको रखते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आर्टिकल्स थे। एक तो ये भी था जॉम्बी के बारे में, जॉम्बी वायरस ही है, ठीक है, ये तो बहुत खतरनाक है, इसका हम एक शॉर्ट्स बनाकर हम डाल दूंगा इसका, इतनी सारी तैयारी करके हम आए थे। चलिए कोई नहीं, ये रहा समग्र का। और कहीं ना कहीं आपके लिए जो ऑफर अभी अवेलेबल है वो आपका IS50 है, कूपन कोड है, 50% का जो डिस्काउंट अभी आपको मिल जाता है। इसमें 2,999 चीज आपको अवेलेबल हो जाती है। फीचर्स की बात करें तो 600+ क्लासेस है, वर्कबुक है, PYQ है, ये सब कुछ आपको यहाँ मिल जाते हैं। अभी तक अगर डाउनलोड नहीं किया है
एग्जामपुर एप्लीकेशन, तो प्लीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाकर। वहाँ पर आपको सर्च करना है एग्जामपुर, आपको एक इंटरफेस मिलेगा एग्जामपुर सेकंड पे, इंस्टॉल कीजिए, ओपन कीजिए, अपना आपको नाम यहाँ रजिस्टर कीजिए और इस तरीके से सारी फीचर जो कि एग्जामपुर आपको प्रोवाइड करता है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अनलिमिटेड क्विज हो, प्रैक्टिस हो, या फिर फ्री प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हो, स्कॉलरशिप टेस्ट की हम बात करते हैं, फ्री पीडीएफ्स, स्ट्रक्चर पेड कोर्सेज, जॉब सिलेक्ट, ये सब कुछ आपको यहाँ मिल जाते हैं। और फर्दर कुछ जानकारी के लिए, कुछ डाउट्स के लिए, कुछ क्वेरीज के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कभी कॉल ना लगे तो इसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि हमारी जो टीम आपसे कांटेक्ट कर सके। ठीक है, सेशन कैसा लगा आप इसके बारे में ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं, गुड बैड कमेंट दोनों वेलकम है। और सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में और भी शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके क्लास में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।